हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लासेस। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का। तो आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनकी आपसे अच्छी दोस्ती होगी, उनसे आपका अच्छा बॉन्ड होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनसे आपकी दोस्ती टूट गई होगी किन्हीं कारणों से। सैड बात है थोड़ी। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किसी दोस्ती रही होगी तो किसी फ्रेंड से, और किसी तीसरे के आने से वो दोस्ती टूट गई और जो तीसरा आया था उसके साथ उस फ्रेंड की दोस्ती हो गई। तो ये भी हो सकता है। तो ऐसा ही होता है कुछ केमिकल रिएक्शंस में भी। तो आज जो मैं आपको टाइप पढ़ाने वाला हूँ केमिकल रिएक्शंस का, उसमें मैं आपको इन टाइप के ऊपर एक इन टाइप को पढ़ाने वाला हूँ। आपको मैं बेसिकली पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या कैसे दो रिएक्टेंट जो दो एलिमेंट या कंपाउंड है वो मिलके एक प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, मान लीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी कि कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, वो रिएक्ट उसके ऊपर हमने कुछ हीट अप्लाई की, तो वो क्या होगा कि टूट के दो दो प्रोडक्ट हमको दे देगा, टूट के हमको दो प्रोडक्ट दे देगा, तो वो हो जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फिर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट, कोई एलिमेंट या कंपाउंड है, वो ये है, और इधर से कोई रिएक्टिव एलिमेंट या कंपाउंड आया, तो उसने जब इसके साथ रिएक्ट किया, हमने जब इसको रिएक्ट करवाया, तो ये तो इसके साथ बॉन्ड बना गया, पर ये जो था एलिमेंट या ये जो कंपाउंड था वो अलग हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि दो एलिमेंट या कंपाउंड हैं, वो उन उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई। जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ कि इसका कुछ पार्ट और इसका कुछ पार्ट जो रिएक्ट हुआ, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि इनके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका कुछ पार्ट यहाँ चले गया, इसका कुछ पार्ट यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, जहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीडेशन में लॉस होगा, रिडक्शन में गेन होगा। फिर हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की, जो कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे दोनों ही साइमल्टेनियसली होगी, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, वो क्या कहलाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब दो रिएक्टेंट या फिर दो एलिमेंट या कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बना देते हैं। जब दो रिएक्टेंट या दो एलिमेंट या कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बना देते हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई ए रिएक्टेंट है जिसने रिएक्ट किया बी से, और हमको क्या प्रोडक्ट दे दिया? ए बी प्रोडक्ट दे दिया, तो ये क्या हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब एग्जांपल के लिए देखिए कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, और उसको रिएक्ट किया हमने वाटर से, जो H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है। और जब उसको हमने रिएक्ट किया तो हमको क्या मिलता है? प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस हो रही है मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? स्लैग्ड लाइम बोला जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोला जाता है। अब भैया बोल रहे हो कि कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपने डेली लाइफ में आपके गांव के घरों में देखा होगा कि गांव के घरों में जब चूना से पेंटिंग होता है ना, तो चूने को जब वाटर में डाला जाता है, चूने को जब पानी में डाला जाता है, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। पर जब आप उस कंटेनर को छू के देखेंगे जहाँ पे हमने चूने को मिलाया है पानी से, तो वो कंटेनर गर्म हो जाता है, क्योंकि ये क्या प्रोसेस हो रही है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। जो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है वो एक्वस फॉर्म में मिल रहा है, और H2O जो है लिक्विड में है, और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है। तो ये एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो अभी हमने एक रिएक्शन इसके पहले पढ़ी थी जहाँ पे हमने देखा था कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट किया था, जो क्विक लाइम जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, जब उसको हमने वाटर से रिएक्ट किया था तो क्या मिला था हमको? वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था। और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज़ कहाँ कर रहे थे? घर के वाइट वॉश के लिए यूज़ कर रहे थे, घर की दीवारों को पोतने के लिए यूज़ कर रहे थे। अब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, आप देखते होंगे घरों में जब भी व्हाइट वॉश होता है, घर पुराने घरों में, जब गांव के घरों में अभी जब व्हाइट वॉश होता है उस चूने से, तो क्या होता है कि जब वो पोता जाता है तो उसके 2-3 दिन बाद उन दीवारों में और ज़्यादा चमकाहट आ जाती है, और ज़्यादा सफ़ेद दिखने लगती है वो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, जिसे हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सराउंडिंग में उससे जब रिएक्ट कर जाता है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? कैल्शियम
कार्बोनेट मिल जाता है हमें, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है CaCO3, जो क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक मार्बल का भी फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और जो हमको मिला बाय प्रोडक्ट वो क्या है H2O लिक्विड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो दीवारें और ज़्यादा चमकने लग रही है, मिल्की वाइट हो गई हैं वो दीवारें। इसलिए ऐसा होता है कि 2-3 दिन बाद जब हम घरों में चूने से पोतते हैं तो उससे और दीवारें हमारी मिल्की वाइट हो जाती हैं या फिर और ज़्यादा चमकने लगती हैं। अब हम और भी एग्जांपल्स देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो जब भी कोयल को जलाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, फॉर एग्जांपल जब हमने कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मतलब यहाँ पे कोयल को जला रहे हैं जब हम, तो हमें क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, जो कि गैसियस फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि दो प्रोडक्ट ये जो है, दो रिएक्टेंट जो हैं, जब इन दोनों ने एक दूसरे से रिएक्ट किया तो हमको एक प्रोडक्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड बना के दे दिया, CO2 बना के दे दिया गैसियस फॉर्म में। और भी एग्जांपल देखते हैं हम, जब हम वाटर का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, जो वो भी गैसियस फॉर्म में है। जब उन दोनों रिएक्शन की तो हमको क्या मिल गया, वाटर मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो रिएक्टेंट ने एक दूसरे से रिएक्ट किया और फिर हमको एक प्रोडक्ट मिला जो क्या है, वाटर के रूप में मिला है। तो दिस इज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अभी जो इसके पहले मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं और उनके रिएक्ट होने से क्या हो रहा है कि मुझे एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हों। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि जब ए और बी रिएक्ट हो रहे हैं तो AB का फॉर्मेशन हो रहा है, AB प्रोडक्ट बन रहा है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे ABCD 4 रिएक्टेंट हो और उनके मिलने से ABCD प्रोडक्ट बन रहा हो? वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं अगले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वह रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे एक प्रोडक्ट छोटे छोटे टुकड़ों पार्ट्स में टूटकर एक जो रिएक्टेंट है, जो छोटे छोटे टुकड़ों पार्ट में टूटकर हमें कोई एक प्रोडक्ट, ढेर सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक रिएक्टेंट है AB, उसके ऊपर हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस अप्लाई की या फिर कुछ कंडीशंस लगाई, और उससे क्या हुआ कि वो जो रिएक्टेंट था वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन के देख लेते हैं। तो डेफिनेशन कहती है कि व्हेन अ सिंगल रिएक्शन ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ टू और मोर प्रोडक्ट, व्हेन अ सिंगल रिएक्शन ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो हमने केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है कि जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, FeSO4। फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसके ऊपर जब कुछ हीट अप्लाई की गई तो क्या हुआ कि वो वो टूट गया, तो ब्रेक डाउन हो गया 2 से 3 प्रोडक्ट में, जो कि है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में है, और ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है ये सॉलिड फॉर्म में है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, क्या का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमने बीच में हीट लगाई है, इस प्रोडक्ट को पाने के लिए हमने क्या किया कि FeSO के ऊपर कुछ कंडीशन लगाई। कंडीशन में क्या लगाई कि हमने उसको कुछ हीट दी तो क्या हुआ कि वो टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। पर जब ये हम कोई भी रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हम हीट देते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉर डेफिनेशन देख लेते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, वहां पे अगर कोई हीट की प्रोसेस, हीट हम दे रहे हैं उस रिएक्शन में, हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि वहां पे हमने हीट दी है। तो अभी जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, अब मैं उसके आपको और भी एग्जांपल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर कुछ हीट देते हैं, तो वो हीट देने के बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रहती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम कुछ हीट दे रहे हैं, तो अभी जो हमने अब डेफिनेशन आपको बताई थी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो उस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, इसलिए रिएक्शन भी क्या है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हम दूसरी रिएक्शन को देखते हैं।
जब मैं लीड नाइट्रेट जो कि PbNO3 ट्वाइस जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है उसके ऊपर जब मैं कुछ हीट देता हूँ जो कि सॉलिड फॉर्म में PbNO3 ट्वाइस लीड नाइट्रेट जब सॉलिड फॉर्म में जो कलरलेस होता है उसके जब ऊपर जब मैंने कुछ हीट दी तो क्या हुआ कि जो लीड ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हुआ, लीड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होगा और जो उसके जो सॉलिड फॉर्म में होगा लीड ऑक्साइड, और क्या बना वहाँ पे मेरे को NO2 गैस मिली। ठीक है, NO2 गैस मिली जो ब्राउन कलर की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है जिससे ब्राउन कलर की गैस होती है। फिर उससे मेरे को ऑक्सीजन मिली। तो मेरा जो एक लीड नाइट्रेट था रिएक्टेंट वो कितने पार्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ, 3 पार्ट में हुआ, लीड ऑक्साइड, NO2 और O2। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, और यहाँ पे भी हम हीट दे रहे हैं इसलिए ये क्या होगी, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। ये दोनों क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी यही एग्जांपल्स हैं। सो दिस इज अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो भी एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जहाँ पे रिएक्टेंट को रिएक्शन में जहाँ पे रिएक्टेंट को हम ब्रेक डाउन करते हैं किसकी मदद से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से, जहाँ पे हम उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से जहाँ पे हम उस रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए कि जब मैं ट्वाइस ऑफ H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है उस पर जब मैं इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि मुझे कैथोड में हाइड्रोजन गैस मिल रही है और एनोड में ऑक्सीजन गैस मिल रही है। एनोड में मुझे ऑक्सीजन गैस मिल रही है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और ये किसका पार्ट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है। और भी एग्जांपल अगर हम देखें, अगर मोल्टन सोडियम क्लोराइड को अगर हम देखते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, NaCl मतलब नमक जो हम खाते हैं ना घरों में, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो जो ये मोल्टन फॉर्म में जब हम इसे लेते हैं ना, NaCl को मोल्टन फॉर्म में अगर जब हम लेते हैं और इसके ऊपर जब हम कोई करंट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो हमको 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। एक होता है सोडियम और दूसरा होता है क्लोराइड गैस। सोडियम जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा और क्लोराइड गैस जो कि गैसियस फॉर्म में रहेगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए अब हम एक और टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या फिर जिसे हम और भी फोटोलाइसिस भी बोल दिया करते हैं। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन वह रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे हम लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए, या फिर किसी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए सनलाइट की एनर्जी का यूज़ करते हैं। जो उस एनर्जी को यूज़ करके हम उस रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर पार्ट्स में, तो वो कहलाती है हमारी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलिसिस की प्रोसेस। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है जो ये बता रही है कि जब मैं सिल्वर क्लोराइड AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जो कि वाइट कलर का होता है, उसके ऊपर जब मैं ओपन सनलाइट में जब उसे रख दे रहा हूँ या फिर सूर्य के प्रकाश के सामने जब उसे रख दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि वो सिंपलर प्रोडक्ट Ag सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। मतलब सिल्वर जो कि ग्रेइश वाइट कलर का होता है और जो सॉलिड फॉर्म में है, और क्लोरीन गैस जो गैसियस फॉर्म में होगी वो क्या होगी, येलोइश ग्रीन कलर की होगी। तो जब एक सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट के सामने रख दिया जा रहा है या फिर सूर्य के प्रकाश के सामने रख दिया जा रहा है, तो वहाँ पे सिल्वर या फिर मेरे को क्लोरीन गैस प्रोडक्ट के रूप में मिल रही है। सिल्वर जो कि ग्रेइश वाइट कलर का होता है और क्लोरीन जो कि येलोइश ग्रीन कलर की होती है। फिर एक और एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जब मैं सिल्वर ब्रोमाइड जो कि पेल येलो कलर का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो कि पेल येलो कलर का होता है, जब मैं उसको सनलाइट में रख देता हूँ तो क्या होता है कि वो सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जा रहा है, जो कि सिल्वर जो कि किस कलर का होगा, ग्रेइश वाइट कलर का होगा, और ब्रोमाइड गैस जो बनेगी वो किस कलर की होगी, ब्राउन कलर की होगी। अब ये जो रिएक्शन जो मैंने आपको लास्ट वाली बताई है, सिल्वर ब्रोमाइड जो टूट के सिल्वर और ब्रोमीन में बन रहा है, ये रिएक्शंस का यूज़ कहाँ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। मतलब सिल्वर हैलाइड्स का जो डिकम्पोजिशन होता है, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं, ब्लैक एंड वाइट
फोटोग्राफी में हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप बताए हैं, जहाँ पे मैंने आपको थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया, जहाँ पे हमने बात की कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी रिएक्टेंट को डिकम्पोज कर रहे हैं या फिर उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और फिर मैंने बात की फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में, जिसको हम फोटोलिसिस ही बोलते हैं, जहाँ पे लाइट एनर्जी के द्वारा या फिर सनलाइट के द्वारा हमने प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होंगे, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो एलिमेंट है या कंपाउंड है, वो उस कम रिएक्टेंट वाले एलिमेंट को या कंपाउंड को उसमें से हटा के उसको ज्वाइन कर जाएगा या बॉन्ड बना लेगा, तो वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डेफिनेशन देखते हैं कि जब व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, हमने 2 इक्वेशंस लिए हैं यहाँ पे, 2 केमिकल रिएक्शंस लिए हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि जब जिंक को मैंने कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया, तो मुझे क्या मिला? जिंक सल्फेट, जो कि एक्वस फॉर्म में रहेगा, और कॉपर में जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक जो था वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। जिंक जो था कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इस कारण से उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को यहाँ से हटाया और जिंक यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना। यहाँ पे आप कलर भी देखिए कि जब मैंने जिंक जो था वो ग्रे कलर का था और कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का है। जब दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो जिंक सल्फेट जो बना वो कलरलेस होगा और जो कॉपर बना है वो ब्राउन कलर का होगा। कॉपर जो है यहाँ पे एक मेटल है, कॉपर मेटल है, तो कॉपर मेटल जो बना है वो ब्राउन कलर का होगा। तो ये जो जिंक जो था, हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो रिएक्ट करके इसको डिस्प्लेस कर गया कॉपर को, और जिंक ने उसकी जगह ले ली। ठीक है। एक और रिएक्शन हम देखते हैं जहाँ पे हम आयरन को रिएक्ट कर रहे हैं कॉपर सल्फेट से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जब कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है जब आयरन से रिएक्ट करता है, तो मुझे क्या मिलता है? फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होगा, और वहाँ पे मुझे कॉपर मेटल मिल जाता है जो कि ब्राउन कलर का होगा। मतलब यहाँ पे हमको ये बात नोट करना है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर जा रहा है। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या फिर कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, धक्के मार के निकाल देता है। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब दो आयंस या फिर 2 ग्रुप ऑफ एटम्स जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि उसका कुछ पार्ट और इन दोनों का कुछ पार्ट एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाता है। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट मुझे कुछ ऐसा बन के मिल जाएगा। तो ये जो हमने बात की थी, इसको हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं डेफिनेशन देख लेता हूँ इसकी। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। जब वो एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो उससे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट मतलब हमने क्या बताया था? जो एक सॉलिड टाइप का फॉर्म होता है, सॉलिड टाइप का फॉर्म होता है, जिसमें हमको इसको डाउनवर्ड एरो से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दो आपको इक्वेशंस लिखी हुई है, 2 केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई है। तो हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अब जैसे सोडियम सल्फेट को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड से, दोनों का स्टेट क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में है। दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है। तो जब मैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? बेरियम सल्फेट मिल रहा है। जब ये डाउनवर्ड एरो आ गया, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट बन रहा है, जो कि वाइट कलर का है। बेरियम सल्फेट यहाँ मुझे मिल रहा है और यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। मतलब जब ये Na और यहाँ पे जो बेरियम था, ये दोनों क्या हुआ? एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गए। एक दूसरे से क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्यों कहते हैं?
क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यहाँ पे जैसे वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। अब हम अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हमने सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट किया सोडियम ब्रोमाइड से। सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट किया हमने सोडियम ब्रोमाइड से, तो क्या मिला हमको? सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि पीपीटी का फॉर्म में मिला है हमको। पीपीटी के फॉर्म में मिला है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिला है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट हमें मिला। मतलब जब मैंने सिल्वर नाइट्रेट को जब मैंने सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिला? सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट। मतलब यहाँ का जो सिल्वर था वो डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया, और यहाँ का जो सोडियम था वो डिस्प्लेस होके यहाँ चला गया। So these two chemical equations are the example of double displacement chemical reaction. अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह रिएक्शंस होती है जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, उस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, या फिर वहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो। अगर किसी रिएक्शंस में ये तीनों में से कोई एक चीज़ हो रही है, या फिर ये तीनों चीज़ें ही हो रही हैं, तो वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल की मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिखी हैं। जब कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया गया तो यहाँ पे क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे हमने हीट दी और ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं सेकेंड रिएक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब मैं हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट कर रहा हूँ ऑक्सीजन से, तो मुझे क्या मिल रहा है? सल्फर और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है। सल्फर और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है। फिर जिंक में क्या हुआ कि जिंक को जब मैंने जिंक के ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई की, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जिंक का इलेक्ट्रॉन्स 2+ रहे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसलिए ये क्या हो गई? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये किस टाइप की रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब मुझे ये बताइए कि जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन लिखी हुई है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? इसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में पुट कर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, या तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को याद करने के लिए आप 3 वर्ड याद कर लीजिए, OIL। ऑक्सीडेशन। अब इसका फुल फॉर्म क्या है भैया? तो फुल फॉर्म ये है ऑक्सीडेशन इज लॉस। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ व्हाट? ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। OIL, ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। तो इससे आपको ऑक्सीडेशन के बारे में कोई भी मिसकॉन्सेप्शन नहीं रहेगा कि यहाँ पे एडिशन किस चीज़ का हो रहा है और लॉस किस चीज़ का हो रहा है। ये तो बच्चों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अभी जब हम रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे जब हम, तो आपको इन चीज़ों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि किस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और किस में लॉस हो रहा है। तो आप 3 वर्ड याद कीजिए, OIL मतलब ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की प्रोसेस के बारे में, जो रिडक्शन रिएक्शन होती है उसके बारे में। तो रिडक्शन जो रिएक्शन होती है, दैट इज नथिंग बट इट इज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस भी रिएक्शन या प्रोसेस, जिस भी केमिकल रिएक्शन में ये तीनों चीज़ें ये तीनों चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे इस चीज़ को याद रखने के लिए कि रिडक्शन में गेन होता है फिर लॉस होता है, इसलिए हमको 3 वर्ड याद रख लेने हैं। RIG मतलब रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही हमने ऑक्सीडेशन के लिए क्या किया था? OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रिडक्शन के रिएक्शन के। जैसे कि हमने पिछली रिएक्शन में ZM के साथ देखा था कि वहाँ पे लॉस ऑफ क्या हो रहा था? हाइड्रोजन हो रहा था। हाइड्रोजन लॉस हो रहा था जिंक में, तो ये रिएक्शन उल्टी हो गई थी वहाँ पे। पर रिडक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे जिंक मिल जाएगा। वैसे जब पोटेशियम क्लोराइड के ऊपर जब हम कुछ हीट अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे हमको पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और वहाँ पे हमको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये जो रिएक्शन है, ये भी एक टाइप है रिडक्शन रिएक्शन का। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह सब्सटेंस होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं
मतलब उनके गेन ऑफ ऑक्सीजन जिनकी वजह से हो रहा है, और वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट वह एजेंट होते हैं जिनकी वजह से गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन गेन जिनकी वजह से जिस सब्सटेंस में हो रहा है वो रहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दोनों की डेफिनेशन को भी आपको अच्छे से याद रख लेनी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे लास्ट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वह टाइप की रिएक्शन होती है जहाँ पे रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी साइमल्टेनियसली होते रहता है, वो क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल डेफिनेशन देख लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। साइमल्टेनियसली जहाँ पे ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए, जब हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, कॉपर मिला और वाटर मिला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, कॉपर। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसका लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, वो ऑक्सीजन यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये ऊपर जो कॉपर ऑक्साइड है इसका क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। और नीचे जो कॉपर ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड यहाँ प्रोडक्ट में जाके वाटर में ऐड हो गया, तो वाटर बना गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब इस प्रोसेस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है। फिर हम बात करते हैं, जो हमने जब MnO2 को 4HCl जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl से जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, MnCl2 जो कि एक्वस फॉर्म में है, और क्लोरीन गैस मिली और H2O मिला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, MnO2 जब यहाँ Mn जो यहाँ पे है इसका क्या हो जा रहा है, जब Mn यहाँ पे जो Mn है MnO2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है ऑक्सीजन का लॉस हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ लॉस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का जब लॉस हो रहा है तो यहाँ ऊपर रिडक्शन हो रहा है, और जब यहाँ पे जो HCl है, यहाँ पे जब Cl2 बन जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे ऑक्सीडेशन हो गया, ऊपर रिडक्शन हो गया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो रेडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शंस होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे होते हैं, एक ही केमिकल इक्वेशन में होते हैं, वो कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन वह प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी मेटल अगर किसी ओपन सराउंडिंग में रखा हुआ हो, जब वो किसी उसके एयर के कांटेक्ट में आता है, या फिर कोई वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उससे क्या होता है कि जब उन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, मेटल और उससे एयर के कांटेक्ट में आने से जो रिएक्शन होती है, उससे उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आयरन रॉड्स जो होती है, जब वो ओपन सराउंडिंग में रखी होती है तो उसके ऊपर एक जंक लग जाता है, जिससे हम इंग्लिश में रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और जैसे कि सिल्वर के ऊपर भी एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए हम मेटल को या तो पेंट कर देते हैं, या फिर गैल्वेनाइज कर देते हैं, जिससे हम किसी भी मेटल को उसके कोरोजन होने से बचा सकते हैं। तो ये होता है कोरोजन। अब हम बात करने वाले हैं रेंसिडिटी के बारे में। तो रेंसिडिटी वह प्रोसेस है जहाँ पे हमारे फूड में जो ऑयल और फैट बना रहता है, जब वो स्लोली ऑक्सीडाइज होने लगता है, जिसके कारण हमारे फूड का स्मेल या फिर टेस्ट या फिर उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, खराब सा लगने लगता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है रेंसिडिटी। अब हमारे फूड प्रोडक्ट को रेंसाइड होने से बचाने के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए, या तो हम उसे डीप रेफ्रिजरेटर में पुट कर सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लो हो, या फिर हम उसे आपने देखा होगा पोटैटो वेफर्स जो होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं या फिर कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उसमें गैस भरी होती है, वो गैस नाइट्रोजन गैस होती है, जो हमारे चिप्स को या फिर कुरकुरे को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। उसके सराउंडिंग में नाइट्रोजन का एक पूरा एटमॉस्फेयर बना देती है आपके फूड के सराउंड में, जिससे वो फूड प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है उसको हम सनलाइट से दूर रखें। सनलाइट से जब हम उसे दूर रखेंगे तो उसके रेंसाइड होने के चांसेस, उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये कुछ
प्रिवेंशन है हमारे फूड प्रोडक्ट को रेंसाइड होने से बचाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज जो हमने जाना क्या था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा, रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हमने कोरोजन के बारे में पढ़ा, कोरोजन के बाद हमने रेंसाइडिटी के बारे में पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ share this video as much as you can with your friends and stay tuned for more funny lectures with others.